उन दिनों भारत में बंगाल के अंदर सबसे अधिक राष्ट्रवादी भावनाएं थी। कहां पर? अंग्रेजों के एंटी ब्रिटिश यदि सेंटिमेंट कहीं पर सबसे अधिक थे तो कहां पर थे? बंगाल में। अच्छा, बंगाल में होने का कारण था अंग्रेजों का भारत में सबसे पहला तगड़ा कब्जा कहीं पर हुआ था, तो कहां पर हुआ था? 1757 1757 प्लासी का युद्ध है। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला अंग्रेजों के खिलाफ लड़ता हुआ हार जाता है और उसके बाद में अंग्रेजों का बंगाल पर शिकंजा मजबूत हो गया था। बंगाल उनके पास था। जहां पर अंग्रेजों का राज आएगा वहां अंग्रेजों की एजुकेशन भी आएगी। अंग्रेजों की एजुकेशन आएगी तो अंग्रेज वहां स्कूल खोले, अंग्रेज वहां कॉलेज खोले, स्कूल कॉलेज वगैरह खोले, तो उनके अंदर लोग पढ़ेंगे तो लोगों के अंदर बाद में सही क्या गलत क्या ये ज्ञान भी होगा। अच्छा, बंगाल में जब इस प्रकार का एजुकेशन सिस्टम आया अंग्रेजों का, तो हिंदू थोड़े ज्यादा पढ़े थे। कौन ज्यादा पढ़े? हिंदू ज्यादा पढ़े। कारण क्या था? अंग्रेजों का जब शुरू शुरू में राज आया था भारत के अंदर, तब भारत में अंग्रेजों से ठीक पहले मुसलमान थे। ठीक पहले कौन थे? मुस्लिम। अंग्रेज यदि आए तो किसको रिप्लेस करके आए? मुसलमान। इसलिए क्योंकि मुसलमानों को बड़े तौर पर यह लगता था कि भाई हमारा राज किसने खत्म कर दिया? अंग्रेजों ने हमारा राज खत्म कर दिया। इसलिए अंग्रेजों से मुसलमान थोड़े दूर दूर ही रहे, कभी भी मुसलमान उनके ज्यादा नजदीक आए नहीं। हिंदुओं को ऐसा ज्यादा फील हो नहीं रहा था। अंग्रेजों ने स्कूल खोली, स्कूल में पढ़ने और हिंदू चले गए, किलो सा पढ़ाओ। मुसलमानों ने कहा कि ना ना, हम तो अंग्रेजों के स्कूल में जाएंगे, हम हमारे मदरसे बना लेंगे, मदरसे में पढ़ लेंगे, पर इनकी स्कूलों के अंदर जाएंगे। हिंदू पढ़े तो हिंदू नौकरी भी लग गए। हिंदुओं में जब नौकरी आई, हिंदू जब पढ़े तो थोड़ा बहुत अंग्रेजों के विरोधी भावनाएं अपने आप आने लगी। कारण कि अंग्रेजों ने क्या पढ़ाया? तो अंग्रेजों ने अंग्रेजों का इतिहास पढ़ा, यूरोप की हिस्ट्री पढ़ाई। क्या कहती है यूरोप की हिस्ट्री? यूरोप की हिस्ट्री कहती है कि हमारे फ्रांस में क्रांति हुई। फिर क्या हुआ कि फ्रांस की क्रांति के बाद में 3 शब्द सामने आए: स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, फ्रेटर्निटी, इक्विलिटी, लिबर्टी। 3 वर्ड सामने आए। बच्चों ने पूछा, सर ये क्या होता है? ये स्वतंत्रता जो आपने बोला ये क्या होता है? ये लिबर्टी का मतलब क्या होता है? कि बच्चों, कोई भी आदमी दूसरे आदमी पर राज नहीं कर सकता, हर अपने आप में आजाद है। सर सर ने कहा ओवर क्लास, आज नहीं कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर, वेरी गुड, शाबाश। सर ने दूसरे दिन पॉलिटी वाले सर आए। पॉलिटी वाला सर ना, बच्चों जानते हो तुम पहली बार ह्यूमन राइट्स की बात कहां की गई थी? पहली बार ह्यूमन राइट्स की बात अमेरिका में की गई थी। क्या होता है बच्चों ह्यूमन राइट्स? तुम्हें पता है? मानव के कुछ अधिकार होते हैं, उन अधिकारों को कोई भी छीन नहीं सकता। बच्चे ने वापस कहा, सर रिपीट योर लाइन। इसलिए पॉलिटी वाले सर की दिक्कत हो गई। इसलिए हम अंग्रेजों से सीख के अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो रहे थे। बातें भी किससे सीख रहे थे? खिलाफ भी किसके? एक बहुत अच्छी लाइन है कि हमने अंग्रेजों के हथौड़े से अंग्रेजों की हथकड़ियां तोड़ी थी। हमारे हथकड़ियां किसने लगाई? अंग्रेजों ने। हथकड़ियां तोड़ने के लिए क्या चाहिए? हथौड़ा। वो भी हमें किसने दिया? हमने अंग्रेजों के हथौड़े से क्या तोड़ दी थी? अंग्रेजों की हथकड़ियां तो तोड़ दी थी। भाई अंग्रेजों से हम सीख के उनके खिलाफ अप्लाई कर रहे थे। अब हिंदू पढ़े तो हिंदुओं में अंग्रेजों के खिलाफ भावना आई, तो एक पार्टी बन गई कांग्रेस। कौन सी बन गई? और कांग्रेस में ज्यादातर नेता हिंदू थे। और अब उन्होंने विरोध करना शुरू किया, उनका ये हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। अब जिस समय कांग्रेस अंग्रेजों का विरोध कर रही है, ठीक उस समय एक मुस्लिम नेता अंग्रेजों का पक्ष ले रहे हैं, सर सैयद अहमद खान। कौन है? उस व्यक्ति को बड़ी जल्दी यह बात समझ में आई कि यदि अंग्रेजों का पक्ष नहीं लिया तो मर जाएंगे। इस बात को आप यूं समझ लीजिए कि कोई आदमी आज ये बैठ के सोचेगा सरकार के साथ नहीं है तो नुकसान होगा, कि भाई राजस्थान में बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी के साथ रहो, कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस के साथ रहो। साथ नहीं रहेंगे सरकार अपने कुछ भी देगी। होता ही है। आज ही गांव में सरपंच का चुनाव लड़ने वाला कहता था, वोट दिया, आगे वोट दिया तो तुम्हारे काम करूंगा, वोट नहीं दिया तो तुम्हारे काम करवाऊंगा। यही है। अंग्रेजों का सपोर्ट करते हो तो तुम्हें नौकरियां मिलेगी, अंग्रेजों का सपोर्ट नहीं करते तो तुम्हें नौकरियां नहीं मिलेगी। तो सर सैयद अहमद खान को समझ में आया कि 2 चीजों में मुसलमान पीछे रह गए। न तो अंग्रेजों के स्कूलों में जा रहे हैं, अंग्रेजों के स्कूलों में नहीं जा रहे, इसलिए अंग्रेजों की शिक्षा भी नहीं पढ़ रहे। तो अंग्रेजों की शिक्षा नहीं पढ़ेंगे तो अंग्रेजों की नौकरियां कैसे लगेंगे? और अंग्रेजों की नौकरियां नहीं लगेंगे तो बाद में धन कहां से आएगा? धन नहीं आएगा तो गरीबी की हालत रहेगी, गरीबी की हालत रहेगा तो आदमी पेट पालने के बारे में सोचता रहेगा, कभी अपने समाज को, देश को आगे ले जाने के बारे में सोचेगा। इस सर सैयद अहमद खान ने 2 काम किए। मुसलमानों को कहना शुरू किया, पढ़ो, बिना पढ़े पार पड़ेगी नहीं, अंग्रेजी पढ़ो, अंग्रेजों के स्कूलों के अंदर जाओ। और अंग्रेजों को कहना शुरू किया कि साहब हम आपके साथ हैं, हिंदू खिलाफ है। अंग्रेजों का ना ना ना, खिलाफ तो मुसलमान ही है। 57 की क्रांति में हमने देखा था, सारे के सारे आप लोग हमारे खिलाफ थे, हिंदू तो फिर भी कई हमारे साथ में थे। सर सैयद अहमद खान ने कहा, साहब बीती बातों को तो घोड़े ही नहीं ना उड़े, तो चला गया उसके पीछे तो घोड़ा दौड़ाएंगे तो भी हाथ आएगी नहीं। अभी अभी देखो साहब, 1885 में कांग्रेस बनी है, हिंदू है, मुसलमान है उसमें। अंग्रेजों का उसमें तो हिंदू ज्यादा है। खिलाफ बोलते हैं, आपके पक्ष में बोलते हैं, कि बोलते तो खिलाफ है। लो तो मैं आपके पक्ष में पार्टी बनाता हूं। और सर सैयद अहमद खान ने पार्टी बना दी, राजभक्त सभा। कौन सी बना दी? हम तो राज के भक्त हैं। राज किसका?
तुम और सर सईद अहमद खान थे वो जिन्होंने बनाया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। क्या बनाई? पहले कॉलेज बनाया था, यूनिवर्सिटी की बातें बनी तभी कॉलेज था अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज। अब अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज के अंदर जो भी स्टूडेंट पढ़ते उनमें अंग्रेजों के पक्ष में भावना विपक्ष में, उनमें थोड़ी भावना क्या होती पक्ष में। वहां पढ़ाने वाले भी अंग्रेज होते, वो भी उनको कहते कि अरे ये हिंदू तुम्हारे खिलाफ है, देखो कांग्रेस ये कांग्रेस में मुसलमान नहीं है, कांग्रेस में ज्यादा हिंदू है। तो थोड़ा थोड़ा तो आ रहा था, हिंदू मुसलमान वाला हो रहा था। करजन फायदा उठा गया इसका। पहले बंगाल एक स्टेट हुआ करता, बंगाल में मतलब आज का बांग्लादेश, अपना आज का पश्चिम बंगाल, आज का बिहार, आज का उड़ीसा, आज का झारखंड, इसको मिला के पूरे को एक स्टेट बनता था बंगाल। क्या बनता? आप ये कह दो अपने वाले को पश्चिम बंगाल कह दो और बांग्लादेश को क्या कह दो पूर्वी बंगाल कह दो, ये दो स्टेट हुआ करते। करजन ने मुसलमानों को राजी करने के लिए कहा कि मैं तुम्हें एक स्टेट दे रहा हूं। अभी तो देखो पूरा बंगाल एक है, पूरा बंगाल एक है तो हिंदू ज्यादा पढ़े लिखे, हिंदू ज्यादा पढ़े लिखे, नौकरियां भी सब ज्यादा किसके पास है? हिंदुओं के। इसलिए हिंदू तुम्हें कुछ भी देते नहीं, पर मैं एक स्टेट अलग कर दूंगा, उसमें केवल मुसलमान ही होंगे। जब केवल मुसलमान ही होंगे तो फिर नौकरियां भी तुम्हारी लगेगी, मैं तुम्हारा एकदम भला करना चाहता हूं। ठीक है साहब, तो पूर्वी बंगाल बना दिया बांग्लादेश वाला, उसमें तो मुसलमान ज्यादा हो गए, और इधर पश्चिम बंगाल बना दिया, इधर कौन हो गए? हिंदू ज्यादा। पर करजन ने कहा कि देखो मैं जब तुम्हें पूर्वी बंगाल बना के दूंगा तो ये हिंदू तुम्हारा विरोध करेंगे। मुसलमानों का ना ना साहब ऐसा थोड़ी होता है, हिंदू क्यों विरोध करेंगे, एक राज्य हमें मिल जाएगा तो। करजन ने कहा मैं जानता हूं, तुम जानते नहीं इनको, हिंदुओं को मैं ढंग से जान गया हूं। और ठीक वैसा ही हुआ 1905 में करजन करता है बंगाल का विभाजन। क्या करता है? कब? और कांग्रेस ने खिलाफ आंदोलन चला दिया। कांग्रेस ने कहा बंगाल का विभाजन हमें स्वीकार नहीं है, बंगाल का विभाजन होना नहीं चाहिए। और करजन ने मुसलमानों को कहा कि देख रहे हो विनोद, एक छोटा सा स्टेट क्या मिला, हिंदू सारे सड़कों पर आ गए। तो मुसलमानों ने अंग्रेजों से पूछा कि साहब क्या करें, आप बताओ। तो कहा कांग्रेस क्या हिंदू हिंदू कैसे विरोध कर रहे हैं कि कांग्रेस के माध्यम से, कांग्रेस क्या है पार्टी, तो तुम भी एक पार्टी बनाओ। तो अलीगढ़ कॉलेज वाले स्टूडेंट्स ने मिलकर एक पार्टी बनाई, मुस्लिम लीग। कौन सी बनाई? तो 1905 में बंगाल का विभाजन, 1906 के अंदर क्या बन गई? मुस्लिम लीग पार्टी बन गई। अब अंग्रेजों ने वापस मुसलमानों का अरे पार्टी बनाने से क्या होता, कुछ मांगो। तो मुसलमानों का हमें तो पता नहीं क्या मांगना, तुम दे दो, जो देना चाहते हो दो यार, सीधा सीधा से क्यों फालतू पंचायती करते हो। इसलिए 1909 के अंदर अंग्रेज लेके आए सेपरेट इलेक्टोरेट। क्या लेके आए? और इसके अंदर ये कहा गया कि देश में कुछ सीटें ऐसी होगी, इसलिए मुसलमानों का यह कहना था कुछ सीट ऐसी होनी चाहिए जिनमें हम ही चुनाव लड़े और हम ही वोट दें, ताकि हिंदुओं के वोट हमें लेने की आवश्यकता नहीं पड़े, तो फिर हम केवल हमारी बात करेंगे। तो हमारी बात करने वाला कोई तो होना चाहिए, हम माइनॉरिटी है, हम अल्पसंख्यक है, हमारी बात कौन करेगा? तो अंग्रेजों का डन। तो अंग्रेजों ने कर दिया सेपरेट इलेक्टोरेट। क्या कर दिया? अब इसमें क्या होगा, कुछ सीट ऐसी होगी जहां से मुसलमान ही चुनाव लड़ेंगे और मुसलमान ही। अब अच्छा तो ये हो गया कि अब जो भी मुसलमान जीत के जाएगा वो वहां पर जाके मुसलमानों की बात कर सकता है, हमें ये दो, हमें ये दो, हमारी हमारी धर्म में ये भी शिक्षा कम है मुसलमानों में तो शिक्षा बढ़ाओ, मुसलमानों में नौकरियां कम है तो नौकरियां बढ़ाओ, उर्दू भाषा को बढ़ावा दो, जो जो उनको लाने, हमारी साइड में सड़क नहीं है सड़क बनाओ, हमारी साइड में रोड नहीं रोड बनाओ, ये तो करेगा। पर इसका नेगेटिव पक्ष भी था। अब मान लो एक सीट है वहां से दो मुसलमान चुनाव लड़ रहे हैं, दो मुसलमान चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको हिंदुओं के वोट की तो आवश्यकता नहीं। फिर भी एक मुसलमान खड़ा हुआ और उसने खड़े होकर कहा भाई देखो आप मेरे को वोट दो, मैं जीतूंगा और मैं जीतने के बाद अपने गांव में लाइट लगवाऊंगा। तो लाइट लगवाऊंगा तो दो लाइट तो लगा देंगे इस मोहल्ले में, एक हिंदुओं वाले मोहल्ले में भी लगा देंगे। क्यों? अरे भाई तो अपने साथ ही तो बैठे हैं, वोट नहीं दे तो क्या है, चानना तो उनकी तरफ भी होना चाहिए। ठीक, आपने 3 हेडपंप लाएंगे, 2 हेडपंप आपकी तरफ लगा देंगे, 1 हेडपंप उधर लगा देंगे। पानी तो भाइयों को मिल जाना चाहिए, अपने साथ ही तो बैठे हैं, ये भी तो अपने को पिलाते हैं। अब वो जो दूसरा मुसलमान खड़ा है वो आके ऐसा भाषण भी तो दे सकता है कि देखो मैंने तो पहले ही कहा था उनसे मिला हुआ है, क्यों मिले उनको लाइट, क्यों मिले उनको हेडपंप, उनके तो पहले से तीनों के तीनों बीचों बीच उधर लगाएंगे, इधर जाना ही नहीं चाहिए उनकी तरफ, अंधेरा रहना चाहिए उनकी तरफ। तो थोड़ा कट्टरता फैलेगी, कट्टरता फैलेगी तो हो सकता है वो कट्टर वाले जीतने का चांसेस बन जाएगा, अरे यार ये सच्चा आदमी है, ये अपना पक्ष लेने वाले है, वो जीत जाएगा। वो जीत जाएगा तो वो कट्टरता और फैलाएगा। दूसरा इसका जब कट्टरता वाला भाषण को हिंदुओं की तरफ से सुनेगा कि वो कह रहा है कि हिंदुओं की तरफ तो पानी भी आना नहीं चाहिए, हिंदुओं की तरफ तो लाइट भी आनी नहीं चाहिए, उसने जाके हिंदुओं में भाषण दिया कि सुना वो तो कह रहे हैं अंधेरे में मारेंगे इनको। सांप्रदायिकता फैलती है। क्या फैलती है? कहते हैं जब 1909 में अंग्रेजों ने लागू किया था तब अंग्रेजों का एक अफसर था, उसका नाम था लॉर्ड मार्ले। क्या नाम था? लॉर्ड मार्ले ने तब भाषण दिया था जब ये मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट 1909 में लेके आया था कि हम सांप के बीज बोने जा रहे हैं। क्या कहा उसने? बोलो। सांप होता, सांप, सांप के बीज, मतलब सांप के बीज तो नहीं हो सकता पर मान लो सांप एक फसल है तो सांप के क्या बोने पड़ेंगे? बीज। तो सांप के बीज में से बाहर भी क्या निकलेगा? सांप ही निकलेगा। हम सांप के बीज बोने जा रहे हैं, इनकी फसल बेहद कड़वी होगी। हम ये आज बो तो रहे हैं, अभी तो आपको लग नहीं रहा है, ये जब फसल बनेगी ना तो बहुत कड़वी होगी। और हम कहते हैं उसकी बात सही साबित हुई। 1909 में उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट दिया
और सेपरेट इलेक्टोरेट कहता है मुसलमानों के लिए चुनाव क्या होने चाहिए, अलग। धीरे धीरे ये बात इतनी बड़ी कि मुसलमानों का देश भी क्या होना चाहिए, अलग। तो फसल विभाजन थी। फसल क्या थी? वो बीज है, बीज तो क्या था, सेपरेट इलेक्टोरेट। उसकी जो फसल बन के बाहर आई वो क्या थी, विभाजन। देश दो टुकड़ों में बंट गए। तो 1909 में ऐसा मुसलमानों ने अंग्रेजों ने किसके लिए किया था, मुसलमानों। किसके लिए किया? उनका था कि मुसलमान इससे अपने पक्ष में आ जाएंगे। ऐसा कब किया? जब दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया तब गांधी जी पूना जेल में बंद थे। गांधी जी कहां बंद थे? गांधी जी गिरफ्तार थे और गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठ गए। गांधी जी ने कहा यह अंग्रेजों की हिंदू धर्म को तोड़ने की साजिश है। अंग्रेज हमें जातियों में बांटना चाहते हैं, अलग अलग जातियां करके अंग्रेज कुछ लोगों को अपने पक्ष में ले लेंगे और हमारे देश को कभी भी आजाद करना। इन्होंने पहले धर्म के आधार पर मुसलमानों को अलग कर दिया, सिखों को अलग कर दिया, क्रिश्चियन को अलग कर दिया, और अभी हिंदुओं को भी एक होने देना नहीं चाहते। अभी तो इन्होंने केवल कहा दलितों को देंगे, फिर ये जातियों पर आएंगे कि साहब ब्राह्मणों को देंगे, इनको मराठों को देंगे, क्षत्रियों को देंगे, इनको देंगे, अलग अलग और लाएंगे। इसलिए मैं इस निर्णय का विरोध करता हूं और मैं किस पर बैठता हूं, भूख हड़ताल। जब गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठे, किसके खिलाफ? अंग्रेजों के। तो अंग्रेजों ने कहा गांधी जी हमारे खिलाफ भूख हड़ताल मत करो। ये जो दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट, इसका मतलब है कुछ सीट ऐसी होगी जहां से दलित ही चुनाव लड़ेंगे, दलित ही क्या देंगे, वोट। इसकी मांग की अंबेडकर ने। किसने मांग की है? तो भूख हड़ताल उनके खिलाफ करो। मतलब आपके देश के एक व्यक्ति अंबेडकर जी तो मांगे और हम दे दें तो आप भूख हड़ताल पर बैठो, नहीं दें तो वो बैठे ना। पंचायती नहीं बापू, आपस में सलट लो। तो फिर गांधी जी ने और अंबेडकर जी ने एक समझौता किया, पूना समझौता। कौन सा? क्योंकि गांधी जी कौन सी जेल में थे, पूना। और उन्होंने अंबेडकर जी को कहा कि अंबेडकर जी भाई ये सेपरेट इलेक्टोरेट का रिजर्वेशन ही तो है ना। कुछ सीट ऐसी होगी जहां से मुसलमान ही चुनाव लड़ेंगे, मतलब मुसलमानों को सीटों में क्या दे दिया, रिजर्वेशन। कुछ सीट ऐसी होगी जहां से सिख ही चुनाव लड़ेंगे, मतलब सिखों को क्या मिल गया, रिजर्वेशन। कुछ सीट ऐसी होगी जहां से दलित ही चुनाव लड़ेंगे, मतलब दलितों को क्या मिल गया। पर इसका दूसरा पक्ष है कि वहां पर वोट भी वही देंगे। गांधी जी ने इस सेकंड वाले पार्ट को लिया। गांधी जी ने कहा अंबेडकर जी मैं इस बात पर सहमत हूं कि कुछ सीट ऐसी होनी चाहिए जहां पर चुनाव दलित ही लड़ेंगे, बस इसका आगे वाला चेंज करवा लो, वोट सारे देंगे। वोट है तो फिर ये अपने जातियों में टूटेंगे नहीं, फिर कोई एक दूसरे के खिलाफ बयान देगा। फिर पता है जैसे आजकल अपने गांव में चुनाव होते हैं, अब अपने गांव में चुनाव, सरपंच के चुनाव होने वाले हैं। सरपंच चुनाव में अभी थोड़े दिनों पता चलेगा कि सीट ओबीसी की आ गई, सीट एसटी की आ गई। बोलते हैं ऐसे अपने गांव में, सीट ओबीसी की आ गई। इसका मतलब वोट, चुनाव कौन लड़ेंगे, केवल ओबीसी वाले, पर वोट चुनाव एससी वाले लड़ेंगे, लेकिन वोट। अब उसमें क्या होता है, मान लो कोई ओबीसी का बंदा चुनाव लड़ रहा है तो उसको वोट तो सबको लेने, तो एससी वालों को कहेगा तुम्हारे में लाइट, तुम्हारी साइड में लाइट लगवा दूंगा। वो एसटी वालों को कहेगा स्कूल तुम्हारी, इस बार स्कूल आएगी तुम्हारी तरफ लेके आएंगे। वो जनरल वालों को भी जा कहेगा कि ये मंदिर है ना, इसका चबूतरा मैं ऊंचा करवा दूंगा। सब लोगों को फायदा देगा, भैया मैं तुम्हारे सड़क लेके आ जाऊंगा। और यदि ये कह दिया जाए कि नहीं साहब एससी का ही चुनाव लड़ेगा, एससी के वोट देंगे, तो उसके दूसरों को वोटों की आवश्यकता। तो गांधी जी और अम्बेडकर के बीच समझौता हुआ कि वोट तो सारे देंगे, लेकिन चुनाव केवल दलित लड़ेंगे। केवल कौन लड़ेंगे, दलित। तो ये तो हो गया सेपरेट इलेक्टोरेट। वो जो था वो तो हो गया सेपरेट इलेक्टोरेट। इसको बोलते थे जनरल रिजर्वेशन। क्या बोलते? तो जनरल रिजर्वेशन तो कहता है कि जिनको रिजर्वेशन दिया गया वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वोट सारे देंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट कहता है कि वो ही चुनाव लड़ेंगे और वो ही। पर तब अंबेडकर जी ने गांधी जी को कहा कि बापू एक बात बताओ, मैं आपकी बात मानता हूं, दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं लेंगे। हम कहते हैं कि कुछ सीट ऐसी होनी चाहिए जहां पर दलित चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वोट क्या देंगे, सारे लोग। पर आत्मा पे हाथ रख के राम जी को याद करके सच्ची सच्ची बात बोलो, क्या हिंदू धर्म में दलितों की स्थिति अच्छी है? गांधी जी का नहीं है। फिर बापू इस आजादी को लेके करोगे क्या, जब आपके घर में तो यह है भाव है कि आप ऊंच नीच का भाव करते हो, एक दूसरी जाति दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार है नहीं है, फिर अंग्रेजों को भगा भी दोगे तो आपस में लड़ोगे। बाबू ये कितने दिन चलेगा? तो गांधी जी ने स्टेटमेंट है गांधी जी का, देश आजाद हो नहीं हो पता नहीं मुझे, पर मैं दलितों को स्थिति अच्छा करने के लिए प्रयास करूंगा। आजादी वाला आंदोलन चलता रहेगा, वो आगे पीछे भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे धर्म के अंदर, हमारे देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर किसी प्रकार के मैं छुआछूत रहने नहीं दूंगा। मैं उसके लिए जितना प्रयास कर सकता हूं उतना प्रयास करूंगा। गांधी जी वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दलित के लिए वर्ड यूज में लिया, हरिजन। क्या लिया? हरिजन। हरि मतलब भगवान, जन मतलब लोग, सब भगवान के लोग हैं, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव होना नहीं। और 1932 में गांधी जी ने एक संगठन बनाया, अखिल भारतीय हरिजन संघ। अब वो अखिल भारतीय हरिजन संघ जो बनाया उसके अध्यक्ष बनाया गए घनश्याम दास बिड़ला। कौन बनाए गए? घनश्याम दास बिड़ला, भारत के सबसे बड़े सेठ।
ऊंची जाति के व्यक्ति, आप बनो अध्यक्ष। जब ऊंची जाति वाले, सो कॉल्ड ऊंची जाति जो है, अपर कास्ट जो है, वो जब कहेगी कि हम भेदभाव नहीं कर रहे, तब जाके भेदभाव समाप्त होगा। इसलिए आप बनो। अच्छा, गांधी जी कई नई नई चीजें लेके आए थे। गांधी जी लेके आए, भाई हम किसी भी जाति के साथ भेदभाव क्यों करते हैं, कि साहब हम कुछ जातियों के साथ भेदभाव इसलिए करते हैं कि वो जो कार्य करते हैं उन कार्यों को हम अच्छा नहीं मानते। जैसे जैसे गटर की सफाई करना, कुछ लोग शौचालयों की सफाई करते हैं, कुछ लोग नालियों की सफाई करते हैं, और हम कहते हैं कि नहीं साहब ये देखो ये इसके गंदे हाथ हो गए और हम इसके टच होंगे नहीं। बापुन का वो आदमी ज्यादा अच्छा है जो सफाई करता है, सफाई करने वाले को बुरा कैसे कह सकते हो। और गांधी जी ने कहा यदि इस आधार पे कोई ऊंच नीच होती है तो आज से अपने घोषणा करते हैं कि अपने आश्रम में जितने भी सदस्य हैं उनकी एक दिन ड्यूटी लगाई जाए और वो सब साफ करे, गटर की सफाई करे, और अपने अपने शौचालय की सफाई तो खुद करे, उसके लिए कोई भी सफाई कर्मचारी अलग से आना नहीं चाहिए। तो कहते हैं बिरला जी ने कहा कि बापू थोड़े पैसे और ले लो भले चंदे के, पर ये बड़ा काम तो मत कराओ। तो गांधी जी इस मामले में बड़े सही आदमी थे। गांधी जी ने कहा बिरला जी नहीं करना चाहते क्या? नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, बिरला जी नहीं करेंगे। अगले दिन बिरला जी वाला जो शौचालय था गांधी जी ने साफ किया। तो बिरला जी को बड़ा फील हुआ कि यार मेरा जो शौचालय वो कौन साफ करके है? गांधी जी। अगले दिन बिरला जी ने पूरे आश्रम के शौचालय साफ किए, है ना। आप किसी अपने विरोधी को बातें कह के नहीं नीचा कर सकते, आप कार्यों के माध्यम से उसको अपने बराबर ला सकते हो, डाउन ला सकते हो उसको। इसलिए बाद में जब अखिल भारतीय हरिजन संघ बनाया गया, उस संघ का अध्यक्ष भी किसको बना दिया गया? घनश्याम दास बिरला। किसका अध्यक्ष? अखिल अखिल भारतीय मतलब पूरे भारत का। अब जिम्मेदारी राजस्थान में आप संभालो, यूपी में आप संभालो, एमपी में आप संभालो, पंजाब में आप संभालो, बंगाल में आप संभालो, अलग अलग जिम्मेदारी दी जाएगी। तो राजस्थान में जो बनाया गया वो था राजपूताना हरिजन संघ।